नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमेजिन करो ये एक हेमिस्फेयर है, कोई इसे ब्रिज बोलता है, कुछ भी बोल सकते हो। तो मतलब इसके ऊपर एक हेमिस्फेयर टाइप स्ट्रक्चर है, इसके अंदर सपोज एक मोटरसाइकिल या गाड़ी इसके ऊपर चढ़ती जा रही है, एक गाड़ी इसके ऊपर चढ़ रही है, ठीक है। और जब ये कार इसके ऊपर चढ़ेगी तो इसका सेंटर है, सेंटर से मान लो इस इंस्टेंट पर इसने जो एंगल बनाया वो क्या बनाया, थीटा। थीटा जब ये गाड़ी ऊपर चढ़ रही होगी तो इसके ऊपर यहां पे क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन, इसका वेट कहां करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड्स। क्वेश्चन है कि जब ये टॉप पे चढ़ेगी बॉडी, है ना, कार या मोटरसाइकिल ऊपर 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 चढ़ता जा रहा है, तो इसका नॉर्मल रिएक्शन बोलो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, क्या होगा, ये क्वेश्चन है। बढ़ेगा या घटेगा, डिक्रीज, बढ़ेगा, बढ़ेगा। ऐसा क्यों लग रहा तुम्हें बढ़ेगा, जोर लग रहा है पहाड़ चढ़ने में, थोड़ा भार लग रहा है, सांस फूल जाएगा, नहीं। क्या रीजन क्या है, मैथमेटिकल रीजन बताओ। थीटा कम हो रहा है, उससे कौन सा कंपोनेंट कम हो रहा है, फिर कुछ तो बता, एम जी कॉस थीटा, राइट, एम जी कॉस थीटा कम हो, उसके बाद फिर नॉर्मल रिएक्शन में क्या असर है उसका, बढ़ जाएगा। बहुत हद तक ठीक है इसकी बात, लेकिन वो बता नहीं पा रहा किस तरीके से। आपने ऐसे सोचना है, ये थीटा थीटा सही, यहां तक ठीक बोला इसने। फिर इसने बोला कि इसमें mg के कंपोनेंट्स बनेंगे, बिल्कुल सही बोला, एक mg cos थीटा, एक mg sin थीटा, ये mg cos थीटा, mg sin थीटा, राइट। मान लो ये गाड़ी ऊपर मूव कर रही है विद कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ v, v के साथ मूव करती जा रही है, और इमेजिन कर लो इस क्वेश्चन में गिवन है कि स्पीड इसकी कांस्टेंट है, गिवन है, नहीं तो पहाड़ चढ़ने में आप कहोगे स्पीड घट भी सकती है, पर चलो गाड़ी है तो रेस दबा के स्पीड कांस्टेंट मेंटेन्ड है। सेंट्रीपिटल फोर्स कहां एक्ट करती है, टुवर्ड्स सेंटर, ये इसका सेंटर है पूरे सर्कल का, हेमिस्फीयर का। बोलो कौन सी फोर्स सेंटर की तरफ काम कर रही है, mg cos थीटा, और ऑपोजिट कौन है, n। तो अगर n mg cos थीटा के इक्वल है या नहीं है, है या नहीं है, है, n इक्वल टू mg cos थीटा इंक्लाइन प्लेन की तरह, यस और नो। कितने लोग बोलते हैं यस, mg cos थीटा इक्वल टू n, इंक्लाइन प्लेन में करती आए हैं। कितने बोलते हैं नो, नो क्यों, तुम्हें नो क्यों लग रहा है, नहीं बराबर है, बराबर कर दिया, कोई बाहर नहीं, बाहर जाने के लिए, पर वो मूव तो हॉरिजॉन्टल कर रहा है ना, ऐसे कर रहा है, ऐसे तो उड़ जा भी नहीं रहा वो, तो प्रॉब्लम क्या है, फिर तो बराबर करो, तो प्रॉब्लम क्या है। मैं अगर सड़क पे चल रहा हूं तो मेरा नॉर्मल रिएक्शन mg के इक्वल है, तो यहां की फोर्स अलग है, यहां की अलग है, बैलेंस हो गई। बोलो और कोई आंसर, mg cos थीटा अगर n के इक्वल हो गया, दोनों कैंसिल ही हो गए, तो भाई सेंट्रीपिटल कौन प्रोवाइड कर रहा है, फ्री में चल पड़ी सर्कल में। सर्कल में घूमने के लिए क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल कहां एक्ट करती है, टुवर्ड्स सेंटर, सेंटर की तरफ कौन है, mg cos थीटा, लेकिन ऑपोजिट कौन है, n। तो सेंटर की तरफ नेट फोर्स क्या है, mg cos थीटा माइनस n, बराबर बिल्कुल भी नहीं होगा, अगर बराबर हो गया तो नेट फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यार ठीक है, तो अगर बराबर हो गया तो नेट फोर्स सेंटर की तरफ नहीं आएगी, नेट फोर्स सेंटर में आने के लिए mg cos थीटा माइनस n इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय रेडियस, मान लो इसका कितना है, r। ये बनेगी इक्वेशन। कोई भी चीज अगर ब्रिज पे चढ़ रही है, लास्ट टाइम भी बताया था, तो ये इक्वेशन बनेगी, सही है। अब मैथमेटिकल आंसर बोलो, अगर ये गाड़ी ऊपर चढ़ गई तो बोलो थीटा की वैल्यू बढ़ेगी कि घटेगी, कम 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 हो रही है। अगर थीटा कम हो रहा है, अगर थीटा की वैल्यू कम हो रही है, तो काम करते हैं इसमें एक और भी काम करते हैं, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या लिखें, mg cos थीटा माइनस mv स्क्वायर बाय r। अब बोलो अगर थीटा कम हो रहा है तो cos थीटा की वैल्यू ओवरऑल क्या होगी, बढ़ेगी कि घटेगी। थीटा कम 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 करते 0 हो गया, टॉप पे आके 0 हो गया, cos 0 क्या होता है, 1, बढ़ गई है। तो थीटा जितना कम होगा cos थीटा उतना ही
ज्यादा होगा, तो cos थीटा की वैल्यू ज्यादा है, cos थीटा की वैल्यू इसमें ज्यादा है। अगर थीटा की वैल्यू इसमें घट रही है, डिक्रीज हो रही है, तो cos थीटा की वैल्यू इसमें इंक्रीज हो रही है। और अगर cos थीटा इंक्रीज हो रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन भी इंक्रीज हो रहा है। ये लोग ठीक बोल रहे हैं, नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा। समझ में आ रहा है लॉजिक क्या है इसका, क्यों बढ़ेगा? ठीक है, सर्कुलर मोशन या प्लेन क्या होता है? ये प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है। सर्कल भी प्रोजेक्टाइल एक्स वाई प्लेन में मूव करता है, सर्कुलर भी एक्स वाई प्लेन मूव करता है, दोनों प्लेन है। मोशन ऑफ प्लेन का मतलब जब एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों चेंज हो रहे हैं, और से चेंज हो रहे हैं ना, 2D मोशन है, 1D मोशन तो नहीं है, 2D है, बस प्लेन है। प्रोजेक्टाइल भी प्लेन है, सर्कुलर मोशन भी प्लेन है। क्या पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? ठीक है, ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 20 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन किया हुआ है? क्या आंसर है? इंक्रीज। जो अभी मैंने क्वेश्चन करवाया वो एग्जैक्टली यही था, लेकिन देखो ना कितनी डेप्थ है। उसे 2 लाइनें थ्योरी में पूछ ली, तो मैं ऐसे सोची यार थ्योरी में एन बढ़ेगा घटेगा, समझ में आ रहा है कैसे सोच रहे हैं? तो अगर मोटरसाइकिल ब्रिज पे चढ़ेगा तो नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा मैंने इसका आंसर भी आपको दे दिया। ठीक है, यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लो ये क्वेश्चन। सी के ए और सी में क्या अंतर दिख रहा है तुम्हें? क्यों? पर सेंटीमीटर फोर्स तो टुवर्ड सेंटर होती है, तो सर्कल में घूम रहे तो सेंटीमीटर है। देखो पहले एक पॉइंट को समझो, वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं ये जो स्टोन है वो हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा है, समझ में आ रही है डायग्राम में, सही है। नेक्स्ट, यहां पे क्या डेवलप हो जाएगी? टेंशन, सही है, टेंशन टी। एक और चीज नीचे ऐड करेगी, क्या? वेट mg करेगी। बॉडी क्योंकि सर्कल में घूम रही है तो टेंशन का एक कंपोनेंट टुवर्ड्स सेंटर जाएगा, टी कॉस थीटा टी साइन थीटा, और वो कहां जाएगा? टुवर्ड्स सेंटर। और क्या प्रोवाइड करेगा? सेंट्रीपिटल। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहां एक्ट करेगी? टुवर्ड्स सेंटर। ये लो F टुवर्ड्स सेंटर। क्लियर है यहां तक? तो F की वैल्यू वो कहता है जी F कैसे आ गया? मैंने कहा क्यों? कहता है जी यहाँ पर जो टी कॉस थीटा टी साइन थीटा होना चाहिए था, कैसे? ये थीटा तो ये थीटा, टी कॉस थीटा टी साइन थीटा, तो एक्चुअल में F का मतलब क्या है? या तो टी साइन थीटा होना चाहिए, F तो एग्जिस्ट ही नहीं करती मेरे हिसाब से। काफी लोगों को कंफ्यूजन होती है, तो यहाँ पर तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए था? कहते ये होना चाहिए था, ये देखो, अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये क्या? टी कॉस थीटा, फिर यहाँ पर क्या? टी, वो कहते टी साइन थीटा होना चाहिए था। मैंने कहा देख, टी साइन थीटा की जगह ही उसने क्या शो किया? एफ। तो टी साइन थीटा की जगह उसने जानबूझ के एफ लगा दिया, तो मन में सोच ले टी साइन थीटा ही एफ है। ठीक, वो कहता नहीं कैसे सोच लूं, तो टी साइन थीटा है, ऐसे कैसे एफ ले आऊं? तो आज के बैच में हुआ ये, दूर जाने की जरूरत नहीं है, वो माने ही नहीं, वो कहते ऐसे कैसे हो गया? पिछले क्वेश्चन में कहते हो टी साइन थीटा होगा, आज कह रहे हो ये एफ होगा। मैंने बहुत समझाया, मैंने कहा टी साइन थीटा की जगह मिटा के उसको एफ लिख ले, फिर एफ इक्वल टू टी साइन थीटा। कहते नहीं, ये बात नहीं बनी। तो मैंने कहा फिर ये सुनो, कौन सी फोर्स सेंटर की तरफ है? टी साइन थीटा। टी साइन थीटा क्या है? सेंट्रीपिटल है। सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला क्या है? mv स्क्वायर बाय
आर है भाई, तेरा यही एफ है, यही एफ है, ये एफ, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, जैसे मर्जी कर लो। तो इसलिए वो एफ लिख रहा है इसमें, वो टी साइन थीटा नहीं लिखे, ना लिखे, एम वी स्क्वायर बाय आर तो लिख ही सकता है, तो एम वी स्क्वायर बाय आर ही एफ है। अब ठीक है, तो इसलिए मैं उन लोगों ने बता रहा हूँ जो फंस जाते हैं, नहीं यार टी साइन थीटा दिख नहीं रहा मुझे, तो टी साइन थीटा ही एफ है, दैट इज वही सेंट्रीपिटल है। अब मेरा क्वेश्चन है कि तीन वेक्टर तो देखो मैंने ड्रॉ कर ही दिए, एक तो ये सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है, तो आंसर कायदे से क्या होना चाहिए, ए, टी, डब्ल्यू और एफ, लेकिन नहीं है ए, क्यों? आंसर सी है, क्यों? क्योंकि उससे क्या हुआ फिर, सही है, ऐसा ही कुछ देखो, उसने ना ये लिखा फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू मास, ये जो मैं डायग्राम की बातें कर रहा हूं ना, एफ टूवर्ड सेंटर है, टी है, सेंट्रीपिटल है, ये तो मैं तुम्हारे साथ ग्राउंड पे खड़ा हूं और मेरे को पत्थर घूमता हुआ नजर आ रहा है, और मेरे को कोई भी चीज घूमती हुई नजर आएगी तो मैं बोलूंगा इसके पास कौन सी फोर्स है, सेंट्रीपिटल, और सेंट्रीपिटल कहाँ करती है, टुवर्ड्स सेंटर। डन, सही है। अब एक काम करते हैं, मैं इस मास के ऊपर बैठ जाता हूं, पकड़ के खड़ा हूं, मास के ऊपर खड़ा हूं और मास घूम रहे, सोचो यही मास घूम रहे, ये देखो ये मास घूम रहे और मैं कहां पे हूं, मैं ये मैं हूं, ये लो ये मैं हूं, ये मैं खड़ा हूं इसके ऊपर, मास को घूमने दो, मेरे को भी घुमा लो। अब और मुझे दुनिया में कुछ दिख नहीं रहा कि घूम भी रहा है नहीं घूम, मैं दुनिया को देख नहीं रहा, मैं तो बस इस जमीन को देख रहा हूं, मास है मैं, और मैं दुनिया को क्या बोल रहा हूं, ये तो रेस्ट पे है, मेरे लिए तो मास रेस्ट पे है, लेकिन मैं ऐसा फील कर रहा हूं कि कहीं मैं बाहर ना चला जाऊं। अबे क्यों, मेरे पे क्या लग रही है, सूडो फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो मेरे हिसाब से तो फोर्सेस कहां लग रही हैं, बाहर, लेकिन मास के लिए फोर्स कहां लग रही है, इनसाइड। मास को क्या मिली, सेंट्रीपिटल, मेरे को क्या मिली, सेंट्रीफ्यूगल, तो मैं सेंट्रीपिटल बोल ही नहीं पाऊंगा कि मेरे को मास सर्कल में घूमता हुआ नजर आता ही नहीं है, मेरे को तो रेस्ट पे नजर आता है, और अगर कोई चीज मुझे रेस्ट पे नजर आती है और फिर भी फोर्स लग रही है, बिना कोई टच के फोर्स लगा रहा है, उसका नाम तो नॉन रियल फोर्स है, जिसका नाम क्या है, सूडो फोर्स। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि इसका आंसर ये है, ये नहीं है। पर अगर मेरे से ये ना स्टेटमेंट गिवन होती एंड वाली और पूछा होता मास सर्कल में घूम रहा है, तो फिर यही आंसर होता, ये आंसर होता। पर अगर मैं मास के ऊपर बैठा हुआ हूं तो फिर सूडो फोर्स के हिसाब से आंसर दूंगा, मेरे को मास घूमता हुआ नजर नहीं आता। समझ में आ रहा है ये क्यों आंसर, तो मैं सेंट्रीफ्यूगल के हिसाब से आंसर दूंगा। टोटल फोर्स तो सेंटीमीटर सेंट्रीफ्यूगल तो इकट्ठी काम ही नहीं करती ना, या तो सेंट्रीपिटल होती है सेंट्रीफ्यूगल होती है, दो इकट्ठी नहीं होती। एफ और एफ इकट्ठी नहीं ना लेनी, एक ही एफ ले रहे हैं ना। तुम अगर मास के ऊपर बैठे हो ना, तुम्हें मास रेस्ट पे नजर आ रहा है, तो तुम सेंट्रीपिटल नाम की दुनिया में चीज है ही नहीं तुम्हारे लिए। तुम ना बोलो, वो तो वो लोग बोले जो बेंच पे देख रहे हैं मास घूमता हुआ, तुम्हारे लिए मास रेस्ट पे सर्कल में ही है, ऐसा है। देखो पहले एक बात को समझो, एक कार एक्सेलरेट कर रही है, ये बात कौन कह सकता है, जो सड़क पे खड़ा है, कार एक्सेलरेट कर रही है क्योंकि वो दिख रहा है कार की स्पीड बढ़ गई। एक बक्सा पड़ा हुआ है नीचे, वो बक्से से पूछो अगर वो बोल पाता कि भाई तू कहां जा रहा है, वो कहता मैं पीछे जाना पड़ रहा है मुझे, क्यों, क्योंकि पता नहीं यार, कह रहे यार मेरे को, तेरे को क्यों नहीं पता, कह रहे मेरे को तो फ्लोर रेस्ट पे नजर आ रहा है। वो तो तुम फिजिक्स जानते हो, तुम्हें पता है कि तुम सड़क पे खड़े कार को देख रहे हो कि कार एक्सेलरेट कर रही है, बक्सा तो कंफ्यूज है, वो कह रहे पता नहीं मेरे को क्यों पीछे फोर्स लग रही है, कोई टच भी नहीं कर रहा, क्योंकि उसको सिर्फ और सिर्फ सूडो फोर्स का पता है। कार एक्सेलरेट कर रही है उसको नहीं पता, वो तो कह रहे कार रेस्ट पे है, क्योंकि मैं भी रेस्ट पे हूं, कार भी रेस्ट पे है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, तो वो इसलिए पीछे झटका खा रहा है क्योंकि उसके ऊपर सूडो फोर्स लग रही है, तो वो कार की फोर्सेस को नहीं जानता। ऐसी जब आप मास के ऊपर खड़े हो तो मास के ऊपर क्या लग रहा है वो आप नहीं जानते, आप तो ये जानते हो कि मेरे ऊपर क्या लग रहा है, और आप तो उठा के बाहर फेंक दिए जाओगे, क्योंकि आपके लिए तो मास रेस्ट पे है, मास के पास सेंट्रीपिटल है, पर लेकिन आपके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल है, तो आप सिर्फ ये बोलोगे कि पता नहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं बाहर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा हूं, मुझे नहीं पता क्यों। अब इमेजिन करो एक मिनट के लिए, अर्थ घूम रही है, हम बैठे हैं आराम से, अर्थ कहती है नहीं घूमना, मैं ग्रेविटी खत्म कर रही हूं, अब क्या होगा, बैठे बैठे फोर्स लगी मेरे को, मैं उड़ गया यूनिवर्स से बाहर। मैं सोच रहा हूं यार हुआ क्या मेरे साथ, अब किसी ने पूछा वहां जाके, मान लो मैं उड़ गया और कहीं भी चक्कर के कैसे उड़े, मैंने तो पता नहीं यार, झटका सा लगा, कुछ सूडो फोर्स ही लगी और किसी टच भी नहीं किया। उससे पूछा क्या धरती घूम रही थी, मैंने कहा नहीं यार रेस्ट पे तो थी,
लेकिन अगर कोई यूनिवर्स सन से देख रहा हो तो वो तो अर्थ को घूमता हुआ देख रहा है ना, तो उसके लिए तो अर्थ के पास सेंट्रीपिटल है, पर मेरे को तो नहीं पता ना, मेरे लिए तो ये रेस्ट, अर्थ रेस्ट पे है, तो मेरे लिए तो सेंट्रीफ्यूगल है। तो बात समझ में आ रही है क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, तो ये पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर हो रहा है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं याद दिला दूं, मैंने क्वेश्चन लास्ट टाइम करवाया था आपको, एक सेकंड में याद दिलाता हूं। आपको याद होगा कि मैंने एक हेमिस्फेयर लिया था, एक हेमिस्फेयर को घुमाया था एक्सिस पे ऐसे, याद आ रहा है, एक हेमिस्फेयर लिया था ऐसे घुमा था, फिर मैंने कहा था कि एक इंसेक्ट है यहां पे और वो एक सर्कल में घूम रहा है कुछ ऐसे ऐसे किया था। फिर मैंने कहा था कि इसका नॉर्मल रिएक्शन कहां से पास करता है हेमिस्फेयर में, हेमिस्फेयर के सेंटर से। फिर आपको याद होगा कि मैंने वेट mg लिया था और ये अगर एंगल थीटा है तो मैंने कहा था कि ये एंगल भी थीटा है, तो बताया था ये क्या है n cos थीटा और ये क्या है n sin थीटा। मैंने क्या कहा था, ये इसका सेंटर है इंसेट का, तो n cos थीटा किसके इक्वल है mg और n sin थीटा mr ओमेगा स्क्वायर, याद आ रहा है, ऐसा कुछ किया था। नहीं है कॉपी खोल सकते हो, ये क्वेश्चन चेंज है, फिगर चेंज कर दी, हेमिस्फेयर की जगह एक फनल है, कोन है, एक कोन के अंदर कोई बॉडी घूम रही है, बनाओ डायग्राम, मिलता जुलता डायग्राम है, सेम ही डायग्राम है, बस वो कोन की सरफेस है या हेमिस्फेयर की सरफेस है। 99% क्वेश्चन इसी टोन में बनना है, इसी तरीके से है। नहीं, ठीक है, देखो यहां से शुरू करते हैं।
आपको इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? आपको इस क्वेश्चन में गिवन है कि एक एक कोन है, ये लो, नहीं, ये लो, ये एक कोन है, ठीक है। इस कोन के इस कोन के अंदर कोई पार्टिकल, लेट अस सपोज सर्कल में घूम रहा है, कुछ ऐसे गिवन है, ठीक है। तो कोन में सर्कल में घूम रहा है और आपको ना उसकी वेलोसिटी भी गिवन है, कितनी चेक करना, v कितना है, 0.5 मीटर्स पर सेकेंड, ऐसे घूम रहा है। चाहे पॉइंट यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट है, इसमें ये इसका एक्सिस है, चलो जब ये कोन घूम रहा है इसका वेट कहां करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। और आपको ये बताना है कि अगर ये इस स्पीड में घूम पा रहा है तो इसकी हाइट वर्टेक्स से कितनी है ये बताओ। तो आपको क्या बताना है, ये हाइट बतानी है कितनी है, यानी कि h की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन है। क्लियर है यहां तक? तो h की वैल्यू क्या है यहां और यहां, ये क्वेश्चन है। कोई डाउट इसमें? ये भी ठीक है यहां तक? नेक्स्ट है, अब इसमें इसका वेट कहां है, नीचे। कोन की तरह, कोन वाले क्वेश्चन की तरह नॉर्मल रिएक्शन कहां बनेगा, कहां, ऊपर, है ना। लेकिन कहां जाएगा, ये क्या है, कोन का सेंटर है, कहां जाएगा, टुवर्ड्स सेंटर। जैसे हेमिस्फेयर में था, गलत। हेमिस्फेयर में जब नॉर्मल ड्रॉ करते हैं वो हमेशा सेंटर पे जाता। आप सोचो अगर इंसेट यहां होता तो क्या करता, नॉर्मल रिएक्शन टुवर्ड्स सेंटर भेज देता, ऐसे कैसे भेज देता, गलत। कोन में नहीं है, कोन की सरफेस राउंड नहीं है, फ्लैट है, तो नॉर्मल रिएक्शन टुवर्ड सेंटर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। स्केल लेके जहां जाता है जाने दो, ये रहा नॉर्मल रिएक्शन एन। हेमिस्फेयर में सेंटर में जाएगा, बहुत डिफरेंस है। हेमिस्फेयर में सेंटर में जाएगा, कोन में सेंटर की तरफ नहीं जाएगा, सही है। अब इसमें इसके दो कंपोनेंट्स हम ड्रॉ करते हैं। इसका जो पहला कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट में ऐसा करना पड़ेगा, इमेजिन कर लो ये एंगल थीटा है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये एंगल भी थीटा है। अगर एक एंगल थीटा है तो फिर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से दूसरा एंगल भी थीटा है, ठीक है। मैथ्स है, थीटा एज्यूम कर लिया, कोई बात नहीं, थीटा एलिमिनेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो रेडियस है, इमेजिन कर लेते हैं, ये रेडियस क्या है, आर, ये रेडियस है स्मॉल आर, ठीक है। अब ये बताओ कि अगर ये थीटा है, इधर देखो, नॉर्मल और ये लाइन 90 डिग्री पे है, नॉर्मल का मतलब होता है 90 डिग्री पे है, तो ये एंगल बोलो कितना होगा, 90 माइनस थीटा। अगर ये थीटा तो 90 माइनस थीटा, और मेरे ख्याल से ये और ये लाइन भी 90 पे है, तो फिर ये एंगल भी क्या होगा, कितना, थीटा। थीटा 90 माइनस थीटा तो थीटा, चेक कर लो। ये कॉरस्पॉन्डिंग से थीटा, ये दोनों 90 पे है, तो अगर ये थीटा तो 90 माइनस थीटा, ये दोनों भी 90 पे है, और 90 माइनस थीटा तो ये थीटा। तो नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट्स हैं, नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट है ना, पहला कंपोनेंट जो है वो कितना है, n cos थीटा, n का कंपोनेंट n cos थीटा, और एक कंपोनेंट n sin थीटा, n cos थीटा n sin थीटा। अब बनाइए स्फेयर वाला क्वेश्चन सेम, यही तो था वो क्वेश्चन स्फेयर वाला, n cos, सेम ज्योमेट्री है, उसमें भी तो n cos थीटा n sin थीटा ऊपर, इसमें नहीं, उसमें उल्टा था, उसमें शायद n sin थीटा टुवर्ड सेंटर है। तो हम याद क्यों करें, जो बन गया ठीक है, ऐसे तो याद करेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगी, पर मिलता जुलता है, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन कंपोनेंट तो ड्रॉ करने पड़ेंगे। बोलो पहली इक्वेशन क्या बनेगी, n sin थीटा इज इक्वल टू क्या, n sin थीटा इज इक्वल टू mg, एंड n cos थीटा is acting towards center, mv square by radius r, ठीक है ना। n cos थीटा towards center तो mv square by r, n sin थीटा is equal to mg। आप इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर लें, डिवाइड करके क्या आएगा, tan थीटा, tan थीटा is equal to mg,
डिवाइडेड बाय एम वी स्क्वायर बाय आर, ये कट गया, तो आपके पास tan ऑफ थीटा की वैल्यू क्या आएगी, r इंटू जी डिवाइडेड बाय वी का स्क्वायर। पॉइंट क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक है, ओके। tan थीटा यहां से, अब यहां से देखो, यहां से यहां tan थीटा क्या हुआ, अगर ये h है तो ये हाइट भी एग्जैक्टली h है, देख लो h है ये, तो tan थीटा बोलो क्या होगा, r डिवाइडेड बाय h, पुट कर दो, तो tan थीटा की जगह r डिवाइडेड बाय h इज इक्वल टू r इंटू जी डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर, r से r कैंसल, तो h इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय जी, v की वैल्यू 0.5 है, डिवाइडेड बाय 9.8 या 10, कर लो हाइट मार्क कर लो, आंसर ऐसे निकलेगी हाइट। आज का लेक्चर नॉट फॉर एनसीईआरटी, बिल्कुल भी स्कूल लेवल लेक्चर नहीं है आज, मतलब शक्ल से लगी ऐसे स्कूल में क्वेश्चन आएंगे तो फिर भूल गया, फिर तो काम नहीं आएंगे, कंपटीशन के अंदर मिलेंगे आपको सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ठीक है, नेक्स्ट बोलो क्या आंसर है? ओके, चेक करें कैसे। मैं एक बात बताओ, वर्टिकल सर्कल है कि हॉरिजॉन्टल है? वर्टिकल है। देखो ये मान लो आपने एक बाल्टी उठाई, एंगल बढ़ रहा है स्ट्रिंग का 0, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, करते 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 बढ़ता जा रहा है। अगर आपकी स्ट्रिंग ऊपर जाती जा रही है तो टेंशन सबसे ज्यादा कहाँ होती है स्ट्रिंग में? नीचे। ऊपर जाते जाते टेंशन कम 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 कम, सबसे कम टॉप मोस्ट पॉइंट पे। तो जब वर्टिकल के साथ एंगल 30 डिग्री था, टेंशन मान लो कितनी थी? T1 थी। जब 60 डिग्री हो गया तो टेंशन T2 होगी। तो बोलो 60 डिग्री पे टेंशन बढ़ेगी कि घटेगी? घटेगी। एंगल बढ़ गया, आपकी स्ट्रिंग और ऊपर चली गई, टेंशन घट गई, T2 घट गया, T1 बढ़े, तो T2 घट गया, T1 बढ़े, डन हो गया। सी ऑप्शन डन, करना ही नहीं कुछ इसमें, क्योंकि जितना एंगल बढ़ाते जाओगे, ऊपर आते जाओगे, टेंशन घटती जाएगी। आंसर
60 डिग्री पे टेंशन कम होगी, 30 डिग्री पे टेंशन ज्यादा होगी, 0 डिग्री पे सबसे मैक्स होगी, सबसे मैक्स होगी, 0 मतलब नीचे। ठीक है, नेक्स्ट किया हुआ है, ये लो। वो तो रेशो की बना है, दोनों पूछे, क्या कह रहे हो? तो इसमें मैक्सिमम और मिनिमम टेंशन की रेशियो गिवन है। मैक्सिमम टेंशन वर्टिकल सर्कल में कहाँ होती है? लोएस्ट पॉइंट पे, और मिनिमम टेंशन कहाँ पर होती है? एट हाईएस्ट पॉइंट पे। दोनों की रेशियो गिवन है, और आपको इसमें वी रेडियस भी पता है, वेलोसिटी बताओ। दो केस बनाए, और सबसे इंपॉर्टेंट उसने बोला अंडरलाइन करो, विद वर्टिकल सर्कल में वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं होती, हमेशा चेंज होती है। लेकिन ये कह रहा है कि मेरा वर्टिकल सर्कल में वेलोसिटी सेम है, तो v ही रखना है, लोएस्ट पे भी v, हाईएस्ट पे भी v। नहीं तो पता लगे v मिनिमम v मैक्स कर दो, गड़बड़ हो जाएगी उसमें, √5gr नहीं लगाना, तो v रखना है। तो दो केस क्लियर है। पहले लोएस्ट पॉइंट पे क्वेश्चन क्या बनती थी? t मैक्स और mg याद है, तो t मैक्स माइनस mg इज mv स्क्वायर बाय r। और हाईएस्ट पॉइंट पर क्या इक्वेशन है? t मिनिमम प्लस mg इज mv स्क्वायर बाय r, और इसमें v दोनों जगह v ही रखना, उसने बोला कांस्टेंट वेलोसिटी। तो यहां से t मैक्स निकाल लो, यहां से t मिनिमम निकाल लो, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लो, m सब कैंसिल। आपको t मैक्स और t मिनिमम की रेशियो क्वेश्चन में गिवन है 5/3, तो आपको ये रेशियो जो गिवन है वो कितनी गिवन है? 5/3। m सब कैंसिल, आपको r भी पता है, सॉल्व करके v निकाल लो, आंसर निकाल लो। लास्ट टाइम हमने डेरिवेशंस की थी, इंपॉर्टेंट है वो, टी मैक्स और टी मिनिमम निकालने के लिए। चेक कर लो v की वैल्यू इसमें 10 आ रही है, सॉल्व करके सारी वैल्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन शायद किया हुआ है हमने, ये ऑलरेडी डन। हेमिस्फीयर में किया हुआ है ऑलरेडी। नेक्स्ट शीट 21, या जो भी आपकी
चाहे फर्स्ट क्वेश्चन किया हुआ है चेक करना, नेक्स्ट शीट का फर्स्ट क्वेश्चन हेमिस्फीयर वाला क्वेश्चन है, मैंने करवाया था हेमिस्फीयर में इंसेक्ट घूम रहे, सेम क्वेश्चन है ये, डन इन क्लास, किया हुआ है। ये नहीं किया हुआ, ये करना है सेकंड। कैसे कर लिया, क्या कॉन्सेप्ट लगाया? फिगर है, ये स्ट्रेट है और फिर ऐसे है, ये लो, ये लो, बना लो, ये फिगर है। किसका आया आंसर? ठीक है, लॉजिक समझो। क्वेश्चन है ब्लॉक इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट यू इज इक्वल टू 0 एट द टॉप ऑफ इंक्लाइन प्लेन, या इंक्लाइन प्लेन है विच लेटर कर्व्स इनटू सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस r, ये ट्रैक में चेंज हो गया ऑफ रेडियस r। फाइंड मिनिमम हाइट h, मेरे को ये हाइट निकालनी है, क्या होगी कम से कम। फ्रॉम वेयर इट शुड बी रिलीज, मैं कहां से रिलीज करूं सो दैट इट इज एबल टू कंप्लीट दिस सर्कल। एबल टू कंप्लीट अ सर्कल का मतलब एक सर्कल ये ना हो कि गोल 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 घूमना शुरू कर दे, तो इतनी की हाइट रखना, उसका एक चक्कर पूरा हो जाए। एक चक्कर होने का मतलब बताओ, लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी? अंडर रूट ऑफ मिनिमम होनी चाहिए भाई। हाइट अगर कम से कम रखोगे तो वेलोसिटी भी लोएस्ट पॉइंट पे कम से कम होगी। और वैसे भी कह रहे हैं कि एक चक्कर बस पूरा हो जाए, एक चक्कर के लिए मिनिमम वेलोसिटी देनी पड़ेगी जो कि कितनी अंडर रूट ऑफ 5 GR, क्योंकि अगर मैंने ज्यादा वेलोसिटी दे दी फिर तो कई चक्कर काट जाएगा वो, और हमें कई चक्कर तो कटवाने नहीं, अपने को एक मिनिमम चक्कर कटवाना है, तो एक मिनिमम चक्कर के लिए अंडर रूट ऑफ रूट 5 GR इसमें लगेगा फॉर्मूला। ये हाइट इसमें कम से कम रखनी है। अब सोचो कैसे करेंगे, आ गया आंसर? तो इसके अंदर आपको कुछ ऐसे करना है, देखो ये सपोज हाइट है, ये आपका ट्रैक है, ठीक, ये आपका ट्रैक है, ये लो ये आपका ट्रैक है, सच दैट इसके अंदर ये जो हाइट है वो कितनी है, वो h है, हाइट इसकी h है, h मुझे निकालनी है कम से कम। ब्लॉक रेस्ट से चला u इज इक्वल टू 0, यहां पे इसका जो ट्रैक है, इसका जो रेडियस है वो कितना है, वो r है, तो इसकी मिनिमम वेलोसिटी मुझे क्या रखनी है, अंडर रूट ऑफ 5GR है। ठीक है, यहां तक मुझे बस ये बताओ, चलो रूट 5GR भी छोड़ो, मैं आपसे सिंपल एक क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर मैं ये बोलता हूं कि यहां पे इसकी वेलोसिटी v है और ये हाइट h है और ये 0 है, तो क्या तुम v निकाल सकते हो? तो कोई बोला हाँ निकाल सकता हूं। मैंने कहा कैसे? कहता v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2as। मगर ठीक है, फिर u क्या लेगा? कहता 0। a क्या लेगा? कहता g। क्या मैं ये लगाऊं या ना लगाऊं? नहीं, क्यों? क्योंकि ये ट्रैक यहां से यहां तक टेढ़ा हो गया, तो ये तो मोशन इन 1D रहा ही नहीं,
तो आप काइनेमेटिक्स तो लगा ही नहीं सकते, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as लगेगा ही नहीं इसमें। समझ में आ रहा है? हाँ ऐसे लग सकता है, अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा होता लग सकता है, और एक्सलेशन जी साइन थीटा लग सकती है, पर ये तो स्ट्रेट के बाद भी टेढ़ा हो गया, तो बिल्कुल मत लगाना वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2s, बिल्कुल मत लगाना। और अगर कोई पूछ ले फिर ऐसे अगर वो ना लगाए तो वी कैसे निकालें, तो जब भी तुम्हें वी में कंफ्यूजन हो जाए ना यार वी कैसे निकालें और काइनेमेटिक्स लग नहीं पा रहा, तो एक ही तरीका है एनर्जी कंजर्वेशन, और कोई दुनिया का तरीका ही नहीं है। क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन में कोई कहता सर टेढ़ा मेढ़ा ट्रैक है तो उसमें गड़बड़ नहीं हो जाएगी, हो ही सकती, क्यों? एनर्जी स्केलर है, एनर्जी वेक्टर है ही नहीं, चाहे टेढ़ा करो जैसे मर्जी कर लो उससे फर्क ही नहीं पड़ रहा। वो तो दो इनिशियल और फाइनल पॉइंट देखती है, रास्ता तो बीच में देखती नहीं है, वो तो रास्ता जो मर्जी ट्रैक कर लो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। इसलिए अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यहाँ पे वेलोसिटी 0 है और यहाँ वेलोसिटी निकालनी है और आप ये काइनेमेटिक्स नहीं लगा पा रहे, तो ये तो लगा ही सकते हो, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक यहाँ पे इज इक्वल टू लोएस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल एंड काइनेटिक को इक्वेट करके वी निकाल सकते हो। ग्राउंड, ये ग्राउंड ले लो, ये लो ग्राउंड है, बोलो पोटेंशियल, बोलो यहां पे क्या है, यहां पे पोटेंशियल क्या है एम जी एच, क्योंकि हाइट क्या है ग्राउंड से एच। काइनेटिक क्या है 0, पोटेंशियल लोएस्ट पॉइंट पे क्या है 0, काइनेटिक क्या है हाफ एम वी स्क्वायर। इक्वेट करें तो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना एम जी एच, एम से एम कैंसल, वी स्क्वायर कितना आ गया जी एच, वी क्या आ गया अंडर रूट ऑफ जी एच। ठीक है यहां तक? 2 भी है, अच्छा 2gh, ओके 2gh। कोई कहता काइनेमेटिक्स से करेंगे तो भी क्वेश्चन सेम आएगी, तुक्का ही है बस, लगी तो लगी नहीं तो लगती नहीं है, काइनेमेटिक्स से आंसर सेम आएगा, लगाना मत। तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाना, तो वी क्लियर है यहां तक रूट 2gh। अब मैंने ये h की फॉर्म में v बता दिया, लेकिन आपको पता है कि अगर एक चक्कर पूरा काटना है, ये वेलोसिटी जो भी आपने निकाली ये किसके इक्वल होनी चाहिए अंडर रूट ऑफ 5g r, कि ये तो आपको फॉर्मूला याद है, ये वेलोसिटी मान लो 10 आएगी 15 आएगी जो भी आएगी, ये कम से कम रूट 5g r के इक्वल तो होनी ही चाहिए, क्योंकि एक चक्कर पूरा कटवाना है। स्क्वेयरिंग करो, स्क्वेयरिंग करके आपके पास ये टर्म आ गई, g से g कैंसिल हो गई, हाइट की वैल्यू क्या आ गई 2.5, मार्क कर लो आंसर 2.5 इंटू आर। समझ में आ रहा है कि कैसे करना है इस ट्रैक वाले क्वेश्चन को? ठीक है, ये क्यों? नहीं, ये मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, रूट 5g r से, इसे मैथ नहीं लगानी, ज्योमेट्री। Next, third, blades of an aeroplane propeller are rotating at a rate of 600 revolutions per minute. क्या गिवन है बताओ, ये क्या गिवन है 600 rpm, क्या गिवन है फ्रीक्वेंसी, लेकिन फ्रीक्वेंसी हमेशा पर डिवाइड बाय 60 rps। क्या निकालना है ओमेगा, तो ओमेगा क्या होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी की जगह 600 बाई 60 रेडियंस पर सेकेंड। आंसर कर लो मार्क, आंसर ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, आंसर।
ठीक है, यहां तक क्लियर है? यहां तक कैसे करना है समझ में आ रहा है? आरपीएम आरपीएस क्लियर है? तो यहां से ओमेगा की वैल्यू आएगी, आंसर मार्क कर लेना थर्ड में। नेक्स्ट है फोर्थ सिंपल फॉर्मूला है, कार का मास गिवन है, स्पीड गिवन है और वो सर्कल में घूम रही है, रेडियस पता है और म्यू बताना है। सिंपल सर्कल में घूमने में फॉर्मूला हमने किया था वी क्या, अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी, आर पता है, जी पता है, वी पता है, म्यू निकालना आंसर। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ ही करना। याद है लेवल रोड के ऊपर कार घूमती है तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी। क्या ये हमने क्वेश्चन किया हुआ है? आज यही किया था, ये रहा आंसर, जिसमें वो यहां से छोड़ा था, ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, थीटा एंगल पर मैंने क्या बोला था, क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। दो किस्म की एक्सेलरेशंस हैं, सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल, सेम कॉन्सेप्ट है। क्या हुआ है? नेक्स्ट सिक्स्थ करो प्लीज। कार इज रोटेटिंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये क्या गिवन है, यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन, तो अल्फा इज अ कांस्टेंट, और अगर अल्फा है तो ओमेगा की वैल्यू इसका मतलब क्या होती जा रही है, इंक्रीज, कांस्टेंट नहीं है। अल्फा का एक्सेलरेशन होने का मतलब ओमेगा को चेंज करना, ओमेगा चेंज हो रहा है। इनिशियली एंगुलर वेलोसिटी इज 0, ओमेगा 1 क्या है, 0। बॉडी कवर थीटा 1 इन फर्स्ट 2 सेकेंड, तो चलो केस नंबर 1 अप्लाई करते हैं, थीटा इज ओमेगा 1 इंटू टी प्लस हाफ इंटू अल्फा इंटू टी का स्क्वायर, तो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा 1, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0, हाफ इंटू अल्फा इंटू 2 का स्क्वायर। क्या ये स्टेप यहां तक क्लियर है? थीटा 1 क्या आएगा, 0 प्लस हाफ इंटू अल्फा इंटू टाइम का स्क्वायर। ठीक है यहां तक? केस नंबर 2, केस नंबर 2, in next 2 सेकेंड it rotates through an additional angle of theta 2, अगले 2 सेकेंड में उसका एडिशनल एंगल, शुरू से एंगल कितना हो गया, थीटा 1 प्लस थीटा 2, शुरू से लगाओ तो शुरू से एंगल कितना हो गया, थीटा 1 एंड थीटा 2, शुरू से ओमेगा 1 क्या होता है, 0, और अगला 2 सेकेंड का मतलब 2 प्लस 2 टोटल टाइम कितना हो गया, 4। शुरू से लेना है, शुरू से इसलिए लेना है क्योंकि शुरू से ओमेगा 1 हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, 0, क्योंकि अगर हम जर्नी थीटा 2 की अकेली लेंगे तो अपने को ओमेगा नहीं पता क्या लेना है, तो स्टार्टिंग से लो, शुरू से ओमेगा 1 0 है, तो 2 सेकंड में एंगल थीटा 1 है, अगले 2 सेकंड में थीटा 2 है, तो शुरू से 4 सेकंड में थीटा मतलब थीटा 2 है। एक काम करो, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड कर दो, थीटा 1 एंड थीटा 2 डिवाइडेड बाय थीटा 1, 4 का स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर, सॉल्व करो और सॉल्व करके जरा निकालो, थीटा 2 बाय थीटा 1 कितना आ रहा है चेक करो, 3 आ रहा है, सॉल्व करो इसे, ये 1 हो गया और थीटा 2 बाय थीटा 1 निकालो, आ ही रहा, दिख ही रहा है 3, 4 माइनस 1 दिख रहा है 3। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है, चेक कर लो प्लीज, समझ में आ रहा है कैसे करना है? कुछ नहीं है, ये बेसिक इक्वेशन है, एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसे बोलते हैं रोटेशनल काइनेमेटिक्स हो रहा है ये।
रोटेशन में काइनेमेटिक्स लग रहा है, समझ में आ रहे हैं यहां तक कैसे कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 की फिगर अच्छी नहीं ड्रॉ की हुई, मैं आपको बता देता हूं कि क्या फिगर है। फिगर कुछ ऐसी है कि सपोज कोई बॉडी किसमें घूम रही है ना, सर्कल, और इस मास को किसी धागे से बांध रखा है हमने ऐसे, और ये वर्टिकल की लाइन है ऐसे ऐसे। प्रॉब्लम यह है कि धागा एक नहीं है, इस मास को दो धागों से बांध रखा है ऐसे, मतलब मास एक है, धागे दो हैं, दो लोग उसे ऐसे घुमा रहे हैं दो धागों से, ठीक है? तो ऐसे फिगर आएगी, दो धागे हैं, दो धागे से एक मास घूम रहा है, और मास कितने हैं? m घूम रहा है। एक घूम रहा है एट एन एंगल ऑफ 45 और दूसरा घूम रहा है एट एन एंगल ऑफ 30। ये क्वेश्चन नॉट फॉर नीट और नॉट फॉर एनसीईआरटी, उसकी कैलकुलेशन हार्ड थोड़ी अजीब है, इनइक्वालिटी यूज होती है मैथ्स वालों की। बताता हूं कैसे, क्या प्रॉब्लम है। आधा क्वेश्चन तो देख सकते हो, उस पर कैलकुलेशन कैसे करनी है वो मेडिकल में नहीं आएगी कम से कम। हाँ, डायग्राम देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके अंदर इसका जो वेट है कहाँ एक्ट करेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ये तो बात समझ में आ ही रही है आपको। इस क्वेश्चन में रेडियस भी गिवन है, चेक करना रेडियस गिवन है 1.6, तो रेडियस गिवन है 1.6 मीटर। अब प्रॉब्लम यह है कि इसमें ना दो स्ट्रिंग्स हैं, तो टेंशन भी दो होंगी। तो यहां पे टेंशन मान लेते हैं T1 है, और यहां पे टेंशन T2 है। ये देखो अलग अलग रस्सियां, अलग अलग टेंशन, तो मान लेते हैं T1 है, और मान लेते हैं ये T2 है, ऐसे। ठीक है यहां तक सही। अब टेंशन वाले केस में कोई अगर मास को घुमाता है तो टेंशन के कंपोनेंट्स तो ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो चलो कंपोनेंट्स ड्रॉ करते हैं। कंपोनेंट्स में जो कंपोनेंट्स बनेंगे वो कुछ ऐसे बनेंगे। एक जो कंपोनेंट है वो ऐसा बनेगा और एक ऐसा बनेगा, सच दैट अगर ये 30 है तो ये एंगल भी क्या आने वाला है? 30, ऑल्टरनेट 30। T2 के तो कंपोनेंट्स है T2 इंटू कॉस ऑफ 30 और एक T2 इंटू साइन ऑफ 30। देखो आपको एक रस्सी तो करनी आती है, दो रस्सी हैं तो दो डायग्राम बन जाएंगे, फर्क क्या पड़ता है? दो वेक्टर बन जाएंगे। तो T2 के कंपोनेंट्स क्लियर है, T2 इंटू कॉस, T2 इंटू साइन। कोई डाउट है इसमें? नेक्स्ट है T1। अब अगर T1 की बात करते हो तो T1 का ये एंगल क्या बनेगा? 45, ऑल्टरनेट एंगल से 45। T1 के दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक कंपोनेंट यहां बनेगा एंड एक कंपोनेंट यहां बनेगा। कितना? एक बनेगा T2 इंटू कॉस ऑफ 45 और एक बनेगा T2 नहीं, सॉरी T1, क्योंकि ये T1 चल रहा है ना, T1 इसके कंपोनेंट्स है T1 45 डिग्री। तो T1 इंटू कॉस ऑफ 45 और T1 इंटू साइन ऑफ 45। अब इन दोनों का सम इसके इक्वल होगा, तो इक्वेशन क्या बनेगी? T1 इंटू कॉस ऑफ 45 प्लस T2 इंटू कॉस ऑफ 30 किसके इक्वल आने वाला है? वेट mg। और ये दोनों फोर्सेस कहां एक्ट कर रही है? टुवर्ड्स सेंटर। T1 इंटू साइन ऑफ 45 प्लस T2 इंटू साइन ऑफ 30 इज इक्वल टू mv² बाय r, इक्वेशन नंबर 2। तो कुछ नहीं है, एक स्ट्रिंग की जगह दो स्ट्रिंग्स हैं, दो इक्वेशन बन गई। प्रॉब्लम क्या है? आप एक स्ट्रिंग की इक्वेशन तो जानते ही हो, कॉनिकल पेंडुलम सेम है, t cos थीटा t sin थीटा। इसमें T1 cos थीटा T1 sin थीटा, T2 cos थीटा T2 sin थीटा। बस थोड़ा सा टेंशन के दो कंपोनेंट्स हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है, कॉनिकल पेंडुलम से सीख ही लोगे। प्रॉब्लम तो स्टार्ट है, क्या निकालना है? v चेक करो क्या निकालना है? v कितने वेरिएबल है इस इक्वेशन में? कितने वेरिएबल है? क्या चीज नहीं पता? क्या नहीं पता? T1 और दूसरा T2 और तीसरा v। इक्वेशंस कितनी है? दो। निकालना कितने वेरिएबल्स? 3। ऐसा कभी मैथ्स में होता है? 3 वेरिएबल निकालने और दो इक्वेशन से? ऐसा नहीं होएगा। दो इक्वेशन दो वेरिएबल,
लेकिन यहां पे निकलेगा v। 3 इक्वेशन, 2 इक्वेशन से तीसरा वेरिएबल v निकलेगा। कैसे निकलेगा बताता हूं। अब ये मेडिकल के बस के बाहर है, ठीक, नॉन मेडिकल वाले सीख लें। आता नहीं है, कभी आया नहीं है, लेकिन फिर भी एक ट्रिक बता रहा हूं, फंस जाए तो कैसे बाहर निकलना है। यहां तक कहानी क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आप लगे भी रहोगे ना, आप इसको सॉल्व कर ही नहीं पाओगे कभी भी, क्योंकि 3 वेरिएबल सॉल्व हो ही नहीं सकते। मैथ्स इसको ऐसे करेगा, ये 2 इक्वेशंस को अगर आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, इन टर्म्स ऑफ v करो, इन टर्म्स ऑफ v कर दो, कोई बात नहीं। सॉल्व करके मान लो आपने t2 निकाल लिया, तो आपने t2 निकाल लिया, इन टर्म्स ऑफ v निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं है, तो t2 निकाल लिया। कुछ तो सॉल्व करके t2 t1 आएगा, ठीक है, v की फॉर्म में आएगा, पर कुछ तो आएगा, t2 आ गया। टेंशन नेगेटिव तो होगी नहीं, टेंशन क्या है, पॉजिटिव। और टेंशन पॉजिटिव कब आएगी, जब ये न्यूमिनेटर भी क्या होगा, पॉजिटिव। ये तो है ही पॉजिटिव, तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव कब होगा, जब ये शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, रादर ग्रेटर देन 0। तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, हद से हद टेंशन क्या आएगी, 0। 0 से नीचे नेगेटिव तो आती नहीं है, इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर आपकी टेंशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये क्वेश्चन मैथ्स वाले समझते हैं इनइक्वालिटी में चेंज हो गया, तो दिस टर्म शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लो, उड़ गई टेंशन, m से m कट गया, आंसर डन, आंसर आ गया। एक ट्रिक बता रहा हूं कि कैसे अगर 2 इक्वेशन से 3 वेरिएबल्स की प्रॉब्लम हो तो कैसे क्वेश्चन इक्वालिटी में नहीं चल सकता, इनइक्वालिटी में चल सकता है। और मैथ्स वालों को करवा दी इनइक्वालिटीज। हाँ, तो आपको आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे इनइक्वालिटी में कन्वर्ट किया। मेडिकल में इसलिए कह रहा हूं, रहने तो एनसीईआरटी मेडिकल कुछ नहीं है, बट आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे इसको हमने बाहर निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ इनइक्वालिटीज चेंज करके। इसे नॉर्मल बात नहीं है ये, मतलब ये कभी आया नहीं है क्वेश्चन, वैसे बता दूं मैं आपको, कभी भी नहीं आया। ये तो वो हथियार है कि चलो यार फंस गए तो क्या करे, छोड़ने से अच्छा कुछ तो दिमाग लगा ले, बस इतनी सी बात है, प्रैक्टिस है और कुछ भी नहीं है। ये आएगा नहीं आएगा मुझे खुद नहीं पता, आज तक आया नहीं, और मैंने इसको कभी यूज भी नहीं किया इस टेक्निक को आज तक किसी और क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन डालने वाला नॉर्मल क्वेश्चन डालता है, ये 2 ही क्वेश्चन देता है, 2 वेरिएबल पूछता है, 3 पूछता नहीं है। ठीक है, यहां तक ये क्वेश्चन कौन वाला क्वेश्चन हो गया, प्लीज कौन वाला हो गया, इसको रहने दें। 9th क्वेश्चन, 9th। इसके अंदर वो कह रहे हैं 3 पार्टिकल्स हैं। ये देखो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, क्वेश्चन ऐसा है कि आपके पास ये 3 पार्टिकल्स हैं, एक ये सेंटर है, एक पार्टिकल m है, दूसरा पार्टिकल m है, तीसरा पार्टिकल m है, m और m है। तो ये डिस्टेंस आपको गिवन है, ये भी आपको गिवन है, ये भी आपको गिवन है, ऐसे ही गिवन है। तो लेंथ इसमें l है और l है, ये सारे मूव कर रहे हैं विद ओमेगा। मुझे पता है कि स्ट्रिंग्स डिफरेंट है, मासेस डिफरेंट है, काम करते हैं। यहां पे टेंशन T1, यहां पे टेंशन T2, यहां पे टेंशन T3, ऐसे T3, T2, T1, ऐसे। आपको तीनों टेंशन की रेशियो बतानी है, ये क्वेश्चन है। रूल नंबर 1, सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम की बात करते हैं। पहले एम आखिरी वाला की फोर्स सेंटर की तरफ कौन सी फोर्स है, T3, क्योंकि हर पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है तो हर के पास सेंट्रीपिटल है, तो आखिरी के पास कौन सी सेंट्रीपिटल है, T3 इज इक्वल टू m, रेडियस क्या है इसका 3l, ओमेगा का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1, mr ओमेगा स्क्वायर। याद है हॉरिजॉन्टल सर्कल में वी कैन अप्लाई T इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर। तो T3 is acting towards center and is providing centripetal। सही है फर्स्ट इक्वेशन। बताओ सेकेंड इक्वेशन, ये देख रहे हो इसका फ्री बॉडी डायग्राम, लेफ्ट और राइट, बोलो इक्वेशन क्या बनेगी। T2 बड़ा है कि T3 बड़ा है, T2 बड़ा है। ऐसा क्यों, क्योंकि नेट फोर्स कहां आनी चाहिए, टुवर्ड्स सेंटर, क्योंकि ये भी सर्कल में घूम रहा है
तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर T2 माइनस T3 इज इक्वल टू m। रेडियस क्या है 2L इंटू ओमेगा का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। तो T2 माइनस T3 इज इक्वल टू m r ओमेगा स्क्वायर, सही है। और आखिरी ये जो m देख रहे हो इसके लेफ्ट और राइट देखो, T1 T2 कौन बड़ा, T1 बड़ा T2 से m l ओमेगा का स्क्वायर। एक काम करना है कि T3 आ गया, T3 को यहां पुट करके T2 आ गया, T2 सॉल्व करके यहां पुट करके T1 आ गया, फिर तीनों की रेशियो निकाल लेना, T1 T2 T3 आंसर आ जाएगा। तीन इक्वेशंस क्लियर है, इन तीनों को सॉल्व करके पहले T1 T2 T3 आएगा, डिवाइड करके इनकी रेशियो आ जाएगी। डायग्राम समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। नेक्स्ट है ये नहीं करना अभी, 10th 11th करना है। लेंथ ऑफ सेकेंड्स हैंड इन अ वॉच इज 1 सेंटीमीटर। सुई है, सेकेंड्स की सुई है, 1 सेंटीमीटर की उसकी लेंथ है, रेडियस 1 सेंटीमीटर है, घूम रही है। चेंज इन वेलोसिटी ऑफ इट्स टिप इन 15 सेकेंड, 15 सेकेंड में चेंज इन वेलोसिटी बताओ क्या होगी। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि इसके अंदर मान लो ये एक वॉच है, ये सुई यहाँ पे है, 15 सेकेंड में यहाँ पे आ गई। जब ये यहाँ पे है तो इसकी वेलोसिटी टेंजेंशियल है, जब ये यहाँ पे है सर्कुलर के हिसाब से सर्कल में टेंजेंट है। ये सुई है, ये नीडल है, ये वेलोसिटी वेक्टर नहीं है प्लीज, ये वेलोसिटी वेक्टर्स हैं। तो पहले ऐसे ऐसे है, तो इसकी स्पीड तो सेम ही रहती है। आपको बताना है इसमें चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है, डेल्टा वी, यानी कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, दैट इज v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का फॉर्मूला याद है वेक्टर में, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तो बोलो इसमें क्या लगेगा, v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2 इंटू v इंटू कॉस ऑफ 90। 90 क्यों, क्योंकि इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच में एंगल, डायरेक्शन के बीच में एंगल क्या है 90। तो डेल्टा v क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ये तो जीरो हो गया, आंसर क्या आ गया, √2v। तो 15 सेकेंड में वेलोसिटी का चेंज कितना है, √2v। समझ में आ रहा है यहां तक, √2v। तो v से v स्पीड तो चेंज ही नहीं हो रही, डायरेक्शन 90 डिग्री चेंज है, तो √2v। पर आंसर नहीं है इसमें गिवन ऐसा, कोई बात नहीं। एक बात बताओ, वेलोसिटी v क्या होती है सर्कुलर मोशन में, r इंटू ओमेगा, v इज इक्वल टू r ओमेगा। सुई का ओमेगा निकालना बड़ा आसान है, पता है क्यों, क्योंकि रेडियस तो आपको क्वेश्चन में गिवन ही है, कितना 1 सेंटीमीटर। ये लो 1 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी आंसर सेंटीमीटर में गिवन है। और लास्ट ओमेगा, ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाय कैपिटल टी। ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाय कैपिटल टी। और 1 सेकंड की सुई एक चक्कर कितनी देर में काटती है, 60 सेकंड में। यहां पर क्या आएगा 60, आंसर मार्क कर लेना, यहां से आंसर आएगा। तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी सेकंड सुई की क्या होती है 2 पाई बाय कैपिटल टी, और कैपिटल टी की जगह 60, एक चक्कर के टाइम को कैपिटल टी बोलते हैं 60।
ठीक है, यहां तक कोई डाउट इसमें? फोर्टीन, सिंपल पेंडुलम एक वर्टिकल प्लेन में मूव कर रहा है, वर्टिकल प्लेन। व्हेन इट पासेस इट्स मीन पोजीशन कौन सी होती है? बॉटम मोस्ट पोजीशन। तो उसकी टेंशन कितने टाइम्स हो गई? 3 टाइम्स वेट ऑफ द पेंडुलम। तो वेट ऑफ द पेंडुलम अगर mg है तो टेंशन बॉटम मोस्ट पॉइंट पर 3 mg हो गई। वो बता रहा है कि इस केस में पेंडुलम कितना एंगल ऊपर चला गया ये बताओ। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक पेंडुलम है और ये पेंडुलम जब बॉटम मोस्ट पॉइंट पे पहुंचता है तो इसकी जो टेंशन है, टेंशन बॉटम मोस्ट पॉइंट पर क्या होती है? T मैक्स। और ये क्या है? वेट mg। मान लो इसकी वेलोसिटी v है, तो टेंशन किसके इक्वल है? वो कह रहा है 3 टाइम्स mg के इक्वल है। तो जो टेंशन है वो किसके इक्वल है? 3 टाइम्स mg के इक्वल है। गिवन है ना, मीन पोजीशन में टेंशन 3 टाइम्स है। तो ये इसलिए गिवन है ताकि आप v निकाल सकें। v तो गिवन ही नहीं है। तो जब आपका पेंडुलम ऊपर से नीचे आया तो इसकी मान लो वेलोसिटी v है, तो इक्वेशन बोलो, इसका सेंटर है तो 3t माइनस mg, सेंट्रीपिटल फोर्स कहां एक्ट करेगी? टुवर्ड्स सेंटर। तो t माइनस mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय जो लेंथ ऑफ द पेंडुलम l है। तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे इक्वेशन क्लियर है, t माइनस mg इज mv स्क्वायर बाय l। टेंशन की वैल्यू बॉटम मोस्ट पॉइंट पे क्या है? मैंने 3 mg माइनस mg इज mv स्क्वायर बाय l, 2 mg इज mv स्क्वायर बाय l। m से m कट गया तो v की वैल्यू क्या आ गई? अंडर रूट ऑफ 2gl। तो आपको ये पता लग गया कि बॉटम मोस्ट पे वेलोसिटी क्या है। पहला पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक है, यहां तक आपको लेंथ गिवन है पेंडुलम की, इसमें चेक करना। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पता है? नहीं, कोई बात नहीं, नहीं चाहिए, रहने दो। यहां तक ठीक है। क्वेश्चन ये है कि अगर वो अब इससे आगे मूव करे तो मान लो यहां तक आया, कहीं तक भी आया, तो क्वेश्चन है कि उसने एंगल कितना कवर किया ये बताओ, वो और आगे कहां तक गया, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, एंगल बताना है। अब अगर एंगल बताना है, मान लो यहां पे आके रुक जाता है, मान लो यहां पे आके रुक जाता है, तो इस इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? एक्सट्रीम पॉइंट पर 0। रुक गया ना, तो एंगल बताना है कब रुका, कहां रुका। मान लो थीटा पे रुक गया, ठीक, तो आपको थीटा बताना है। ये लो, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा हो गया कि ये पेंडुलम यहां से यहां आया, यहां पे, और कितनी वेलोसिटी से? अंडर रूट ऑफ 2gl से, और आपको इसमें थीटा बताना है, ये रहा थीटा, और सच दैट इस पॉइंट पर इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है? 0। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द पेंडुलम क्या है? l। क्या पॉइंट यहां तक क्लियर है? क्या लगाऊं? काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स वी और यू में रिलेशन पता ही नहीं, क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा? क्या एनर्जी, और कुछ कर भी क्या सकते हो, लगाओ एनर्जी कंजर्वेशन और इसका रिलेशन निकालो। एनर्जी कंजर्वेशन में ग्राउंड लेना पड़ेगा। एक काम करते हैं, ये ग्राउंड मान लेते हैं, ग्राउंड है, ये लो, तो आपको ये हाइट भी चाहिए होगी ये वाली, और ये हाइट का लास्ट टाइम मैंने फॉर्मूला याद करवाया था, क्या? L माइनस एल कॉस थीटा। तो लोएस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल एंड काइनेटिक, और इस पॉइंट पर पोटेंशियल एंड काइनेटिक की वैल्यू एग्जैक्टली क्या है? सेम। ठीक, तो लोएस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू बोलो कितनी? 0। काइनेटिक बोलो कितनी? हाफ m इंटू अंडर रूट ऑफ 2gl का होल स्क्वायर। यहां पे पोटेंशियल बोलो mg इंटू एल माइनस एल कॉस थीटा, और काइनेटिक यहां पे बोलो कितनी? 0।
ठीक है, इक्वेट करें mg l माइनस एल कॉस थीटा, वहां पे एनर्जी कितनी है, हाफ इंटू एम इंटू अंडर रूट ऑफ 2gl का होल स्क्वायर। तो m से m भी कट गया, तो g l माइनस एल कॉस थीटा, 2 से 2 भी कट गया, क्या बच गया, g से g भी कट गया, ये तो l से l भी कट गया, कॉस थीटा क्या आ गया 0, थीटा क्या आ गया 90, आंसर।